यहाँ पढ़ाने वाले हैं आप लोगों को नागरी लिपि। क्या पढ़ाने वाले हैं? नागरी लिपि। है बाबू, सीधा बैठिए ना, सीधा बैठिए। नागरी लिपि पढ़ाने वाले हैं, है ना। इसके पहले हम लोगों ने गुणाकर मूल्य जो है, गुणाकर मूल्य, उनके बारे में सारा चीज हम लोगों ने देख लिया। 2 या 3 ऑब्जेक्टिव इससे आते हैं। गुणाकर मूल्य के बारे में पूछ देगा, जन्म कब हुआ था, शिक्षा के बारे में पूछ देगा, या कौन कौन सी उनकी प्रमुख रचनाएं थी, व्यक्तित्व के बारे में पूछ देगा। और इस पाठ के बारे में यह पूछेगा कि पाठ कैसी, मतलब कौन सी विधा है ये पाठ की। तो आप लिखेंगे निबंध है। क्या है? निबंध हो गया था। तो हम लोग स्टार्ट करें। देखो बाबू, हम अपनी लिपि जो लिखते हैं ना, हिंदी जिस लिपि में, उसके बारे में जानेंगे कि आया कैसे। तुम लोगों के मन में जिज्ञासा उत्पन्न नहीं होती है कि हमारा ये जो लिखा गया है ये कैसे आया, उद्भव में कैसे आया, किसके दिमाग में ये बात आया था कि ऐसे करना है? आया होगा ना। तो तुम लोग भी आज तक पढ़े होगे, पढ़ते चले पूरा सपरा दोगे, लेकिन कभी यह नहीं सोचते हो कि आखिर जो हम पढ़ रहे हैं वो आया कहाँ से। जैसे एक शब्द लिख दूं यहाँ पे, ठीक है ना, किसी के बारे में, जैसे कोई मेरा बढ़िया है कि बढ़िया सा दोस्त है कोई, कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, यह एक शब्द मैं यहाँ से यहाँ तक एक सेंटेंस लिख दूं, तो तुम जो है पता लगा लोगे कि कैसा, किस तरह का एक्सप्रेशन है इसके अंदर। किस तरह पता लग गया? उस शब्दों के द्वारा ना पता लगा। शब्द नहीं होते तब कुछ और कार्यक्रम करना पड़ता हमको, लेकिन अब जो है शब्दों के द्वारा मैंने काम कर दिया। बात बुझा? तो शब्द का देख रहे हो पावर। तो फिर ये शब्द जिस लिपि में लिखा जाता है उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, पहला लाइन, ठीक है ना। पहला लाइन बाबू आप लोग अपने किताब पर ध्यान दें, ठीक है ना, उंगली रखें, और जो भी चीज समझ में नहीं आ रहा, जो भी शब्द समझ में नहीं आ रहा, हमसे डिस्कशन करेंगे और पूछेंगे। सीधा बैठिए, ठीक है। जिस लिपि में यह लेख छपा है, जिस लिपि में यह लेख छपा है उसे हम नागरी या देवनागरी लिपि कहते हैं। जिसमें सारी लिखी गई हैं जो बातें, उसको हम नागरी लिपि या देवनागरी लिपि कहते हैं। करीब वो सदी पहले पहली बार इस लिपि के टाइप से बने जिसमें पुस्तकें छपने लगी, जिसमें पुस्तकें छपने लगी, इसलिए इसके अक्षरों में स्थिरता आ गई है। इसके अक्षरों में अब क्या आ गई है? अब इसके अक्षर नहीं बदलते। क जिस तरह लिखाता है उसी तरह क अब लिखाएगा। लेकिन बाबू हाथ से अक्षर कुछ अलग होता है और टाइपराइटर से अक्षर कुछ अलग होता है, बट मिला जुला के सेम होता है। अब क च की थोड़ी लिखाएगा, क की तरह ही लिखाता, ठीक है। इसके लिए अक्षरों में क्या आ गई? स्थिरता। हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। बहुत सारी बोलियां, भोजपुरी भी किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में। हैने आवा हो, वहाँ हुआ जा हो, ये कौन सी में लिखा है? देवनागरी लिपि में लिखा है। इनो रोमन लिपि में चाहे तो लिख सकता है, लेकिन देवनागरी लिपि में लिखा ला। हमारे पड़ोसी देश नेपाल की नेपाली, खसकुरा वह नेवारी भाषाएं भी इसी लिपि में लिखी जाती है। नेपाली भाषा भी किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी। इस लिपि नहीं होगा, आप पढ़ लेंगे लेकिन और उसका समझ में नहीं आएगा। तो लिपि के माध्यम से आप पढ़ तो सकते हैं कि नेपाल में आपका हार्दिक स्वागत गर्दौ। अब नेपाल में हार्दिक स्वागत गर्दौ, अब इसका अर्थ क्या होगा? हिंदी में लिखा है इसलिए हम लोग पढ़ लें। जब से हम थोड़ी गए थे तो लिखा था नेपाल में हार्दिक स्वागत गर्दौ, हम पढ़ लिए उसको, लेकिन अब हम अर्थ लगा लिए कि नेपाल में आपका हार्दिक स्वागत है। बात बुझा रहा? तो ऐसे ही लिखा रहता है। हमारे पड़ोसी देश नेपाली खुसकुरा व नेपाली भाषाएं भी इसी लिपि में लिखी हैं। मराठी भाषा की लिपि देवनागरी है। मराठी भाषा की लिपि क्या है बाबू? देवनागरी है। मराठी में सिर्फ एक अतिरिक्त एगो जो अक्षर है यहाँ पे ठ जैसा है कुछ अक्षर है। हमने देखा कि प्राचीन काल में संस्कृत व प्राकृत भाषाओं में यह ध्वनि थी और इसके लिए अनेक अभिलेखों में अक्षर मिलता है। देखो उस समय वह ध्वनि रही होगी। जैसे हमको ड बोलना है तो ड बोलना है, तो इस ध्वनि के लिए कुछ अक्षर होगा ड जी। क बोल रहे हैं तो इस क के लिए कोई अक्षर है जी। मेरे ध्वनि को ही ना वो रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए भाषा क्या, आपने मैंने बोला कोई लिख दिया, आप उसी तरफ क्या कर सकते हो? बोल सकते हो, है ना। भाषा का इतना, लिपि का इतना महत्व है, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पे उस तरह का जो अक्षर है जो यहाँ पे लिखा है ठ के तरह, दूगो, एगो आधा ठ एगो पूरा ठ है, दोनों साइड में, तो इस तरह का अक्षर पढ़ ले रहा होगा, ठीक है ना। देवनागरी लिपि के बारे में एक और महत्वपूर्ण तथ्य है कि संसार में जहाँ भी संस्कृत, ठीक है, संस्कृत की
पुस्तकें प्रकाशित होती हैं वह प्राय देवनागरी लिपि में ही छपती हैं, ठीक है ना। संस्कृत की पुस्तकें जहाँ भी प्रकाशित होती हैं वह देवनागरी लिपि में ही छपती हैं। वैसे विदेशों के कुछ पंडित और उनका अनुकरण करते हुए कुछ भारतीय पंडित भी ऊपर नीचे कुछ चिन्ह जोड़ते हुए रोमन अक्षरों में भी संस्कृत प्राकृत के उदाहरण एवं ग्रंथ छपवाते हैं। देखिए इंग्लिश में भी संस्कृत लिखा, रोमन लिपि जो है, रोमन इंग्लिश किस लिपि में लिखा जाता है? रोमन। इंग्लिश किस लिपि में लिखी जाती है? अरे बोलो किस लिपि में? तो संस्कृत भी हम रोमन लिपि में लिख सकते हैं। जैसे अहम लिखना है तो AHAM लिख सकते हैं अहम, तो वहां पे कुछ नीचे कुछ ऊपर अक्षर लिख दिए जाते हैं, कब ज्यादा बोलना है कब कम बोलना है। जैसे किसी पंडित को मंत्र उच्चारण करते हुए ऐसे हाथ हिलाते हुए देखते हैं आप, ऐसे करते करते देखते हैं, तो कैसे किया जाता है? वहां पे अक्षर होता है कि कब इस तरह करना है, 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 सब अक्षर ऊपर नीचे सब डायरेक्शन होता है, ठीक है। तो वैसे विदेशों के ये सारे जो संस्कृत का जो लिखवाते हैं, संस्कृत लिखवाते हैं, चाहे वो नागरी में हो चाहे रोमन में भी लिखवाते हैं, तो कुछ वहाँ पे अक्षर चाहे कुछ संकेत दे देते हैं। गुजराती लिपि देवनागरी से अधिक भिन्न नहीं है, गुजराती देवनागरी से अधिक भिन्न नहीं है, थोड़ा मिला जुला है। बांग्ला लिपि प्राचीन नागरी लिपि की पुत्री नहीं तो बहन अवश्य है। अगर उसके जैसा सेम नहीं है फिर भी बहन जैसा, बहन में जो समानता होता है उतना तो जरूर। हाँ, दक्षिण भारत की लिपियां वर्तमान नागरी से काफी भिन्न दिखाई देती हैं। दक्षिण भारत की लिपियां, दक्षिण भारत में क्या आ जाएगा? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, ये सब दक्षिण भारत है, ठीक है ना। लेकिन यह तथ्य हमें सदैव स्मरण रखना चाहिए कि आज कुछ भिन्न सी दिखाई देने वाली दक्षिण भारत की ये लिपियां तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ अभी भी नागरी की तरह प्राचीन ब्राह्मी से ही विकसित हुई है, ठीक है ना। यहाँ पे मैं बता दूं बाबू कि अगर यह कहें कि यह सारी चीजें प्राचीन ब्राह्मी से विकसित हुई हैं तो यह कोई भी अतिशयोक्ति नहीं होगी, ठीक है ना। आगे बढ़िए, चलिए उंगली बढ़ाते रहिएगा ध्यान से। अभी कुछ समय पहले तक दक्षिण भारत में पोथियां लिखने के लिए नागरी लिपि का व्यवहार होता था। दक्षिण भारत में पोथी लिखना है, ग्रंथ लिखना है तो देवनागरी लिपि का इस्तेमाल होता था। दरअसल नागरी लिपि के आरंभिक लेख में हमें दक्षिण भारत से ही मिले। यहाँ पे अगर हम बात करें बच्चों तो यहाँ पे नागरी लिपि के आरंभिक लेख जो थे वह दक्षिण भारत से ही मिले, वह दक्षिण भारत से ही मिले। नागरी लिपि के जो लेख थे कहाँ से मिले? लिपि जो थे, पांडुलिपि जो था कहाँ से मिला? दक्षिण भारत से मिला। दक्षिण भारत की तरह यह नागरी लिपि नंदी नागरी कहलाती थी, ठीक है। दक्षिण भारत की यह नागरी लिपि, दक्षिण भारत की यह नागरी लिपि जो थी उसको क्या कहते थे? पोस्ट कर लीजिए, घेरा लगा लीजिए, ठीक है। कोकड़ कौन सी लिखा है? कोकड़ के शिलाहार, मान्यखेट के राष्ट्रकूट, देवनागरी के यादव तथा विजयनगर के शासकों के लेख नंदी नागरी में है। किस लिपि में है? नंदी नागरी लिपि में है। किसके किसके? कोकड़ के शिलाहार, मान्यखेट के राष्ट्रकूट, देवगिरी के यादव और विजयनगर के शासक, इनके लेख किस में है? नंदी नागरी में। दक्षिण भारत में तमिल, मलयालम और तेलुगु, कन्नड़ लिपियों का स्वतंत्र विकास हो रहा था। देखिए दक्षिण भारत में तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ लिपियों का स्वतंत्र विकास हो रहा था। वहां पे विकास की प्रक्रिया में था क्या क्या? तो तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ ये सब विकास में चल रहे थे, ठीक है। फिर भी दक्षिण भारत में अनेक शासकों ने नागरी लिपि का इस्तेमाल किया। वहां ये सारी चीजों का विकास चल रहा था लेकिन बहुत शासकों ने नागरी लिपि का भी क्या किया? व्यवहार किया, ठीक है। राजेंद्र जैसे प्रतापी चोड़ राजाओं, राज पढ़े हो ना इनके बारे में, ठीक है। राजेंद्र ऐसे करके, हाँ। तो जैसे प्रतापी चोड़, देखो बहुत फायदा होगा। मैं टेस्ट ले रहा था, मैं जानता था कि आपको लाइफ में कितना फायदा पहुंचाने वाला है। हालांकि टेस्ट फिर से मैं कंटिन्यू करूंगा, ठीक है ना। फिर से उस टेस्ट को मैं कंटिन्यू करूंगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए, नहीं ठीक है कहाँ, तो यहाँ पे मैं बोलूं तो जो टेस्ट आप लोगों का चल रहा था आपके लिए वह बहुत फायदेमंद था, ठीक है ना, बहुत फायदेमंद था। और आगे भी मैं उस टेस्ट को क्या करूंगा?
कंटिन्यू करूंगा कि और सभी राज्यों के बारे में हम बहुत बढ़िया से उसका इतिहास, भूगोल, उत्पादन, कृषि सब के बारे में जान सके। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। कर रहा है फिर भी दक्षिण भारत में अनेक शासकों ने नागरी लिपि का इस्तेमाल किया है। किसका इस्तेमाल किया है? जैसे कि राज व राजेंद्र जैसे प्रतापी चोर राजाओं के सिक्कों पर नागरी अक्षर देखने को मिलता है। कौन अक्षर देखने को मिलता है? नागरी अक्षर देखने को मिलता है। क्या हुआ इसमें? बंद हो गया क्या ये? ठीक है। 12वीं सदी के केरल के शासकों के सिक्कों पर वीर केरलस्य, क्या लिखा था? वीर केरलस्य जैसे शब्द नागरी में, किसमें? नागरी में अंकित है। सुदूर दक्षिण से प्राप्त वाणपुर का पलियम ताम्रपत्र 19वीं सदी नागरी लिपि में है। किसमें है? नागरी लिपि में है। इतना ही नहीं, श्रीलंका के पराक्रम बाहु, विजय बाहु आदि शासकों के सिक्कों पर भी नागरी अक्षर देखने को मिलता है। अगर आप लोग जाएं यहाँ पे तो 12वीं सदी केरल के शासकों, 12वीं सदी के केरल के शासकों के सिक्कों पर वीर केरलस्य यानी केरल के वीर जैसे शब्द नागरी लिपि में अंकित है। किस लिपि में? 12वीं सदी में। कौन सदी चल रहा है बाबू? 21वीं सदी। कौन सदी चल रही है? 12वीं सदी में भी देवनागरी लिपि था, नागरी लिपि था। ठीक है ना। सुदूर दक्षिण से प्राप्त वारगुण तथा पलियम ताम्रपत्र 19वीं सदी नागरी लिपि में है। इतना ही नहीं, श्रीलंका के पराक्रम बाहु, विजय बाहु 12वीं सदी आदि शासकों के सिक्कों पर भी नागरी अक्षर देखने को मिलते हैं। केवल भारत की ही बात नहीं, ठीक है ना, केवल भारत की ही बात नहीं, बल्कि श्रीलंका में भी जो है पराक्रम बाहु, विजय बाहु 12वीं सदी के शासकों के सिक्कों पर भी नागरी अक्षर देखने को मिलता है, श्रीलंका में भी। ठीक है। दूसरी ओर उत्तर भारत के अल्पकाल के लिए इस्लामिक शासन की नींव डालने वाले महमूद गजनवी, किसने? उत्तर भारत में अल्पकाल के लिए, ज्यादा समय के लिए नहीं, ठीक है, इस्लामी शासन की नींव डालने वाले महमूद गजनवी, ठीक है, 11वीं सदी पूर्वार्ध के लाहौर के टकसाल में ढाले गए चांदी के सिक्कों पर भी हम नागरी लिपि के शब्द देख सकते हैं। यानी कि उस समय जब उत्तर भारत में, ठीक है, उत्तर भारत में महमूद गजनवी ने जब आक्रमण किया था, लाहौर के टकसाल में ढाले गए जो चांदी के सिक्के थे। अभी लाहौर कहाँ है? इंडिया में कि पाकिस्तान में? पाकिस्तान में। कब छूटा अमृतसर न जाने कब लाहौर आया, किसी का दिल छोड़ आया, गाना सुने हैं ना। तो अमृतसर से रास्ता जाता है कहाँ? पाकिस्तान में, ठीक है ना। पहले ट्रेन चलता था, पहले पाकिस्तान भी हमारा देश था ना। पाकिस्तान क्या था? भारत था, ठीक है। तो हम वहां भी जा सकते थे, आ सकते थे, पाकिस्तान भी बहुत बेहतरीन था, बात बुझा रहा है। लेकिन तुक मिजाजी, ठीक है ना, और अलग डिजाइन से सोचने वाले लोगों ने भारत से उसको क्या कर दिया? अलग कर दिया। पछता रहे हैं, 11,000 रुपया सिलेंडर खरीद रहे हैं और हमारे यहाँ 1100 है। 1000 का अंतर है, 1000 का अंतर है, बात बुझा। खैर कोनो बात नहीं, जो तुमने जैसा सोचा, जैसा किया, वैसा पाया। बात समझ में आ रही है? ईर्ष्या के कारण तुमने पाकिस्तान बनवाया, अब जियो, जैसे चाहिए वैसे जियो। इन सिक्कों पर एक दूसरी कुफी लिपि में कलमा अंकित है, तो दूसरी तरफ नागरी लिपि में अंकित है। कहा जाता है कि एक कुफी लिपि में है और दूसरी तरफ नागरी लिपि में है। यहाँ पे लिखा गया है, अब एक तकम मुहम्मद अवतार निरपति महमूद, ठीक है ना, यह लिखा गया है। देखिए उस समय जो महमूद गजनवी जो था, संस्कृत भाषा में देवनागरी लिपि की सहायता से उसने लिखवाया था, अव्यक्त मेकम मुहम्मद अवतारम निरपति महमूद। ये सिक्के 1028 ईस्वी में शुरू किए गए थे, ठीक है। स्मरण है कि लगभग इसी समय के दक्षिण के चोर राजाओं के सिक्कों पर भी नागरी लिपि में लिखे गए शब्द देखने को मिलते हैं, ठीक है। महमूद गजनवी के बाद के मोहम्मद गोरी, अलाउद्दीन खिलजी, शेर शाह आदि शासकों ने भी,
ठीक है, अपने सिक्कों पर नागरी शब्द खुदवाए। क्या खुदवाए? किसने किसने? मोहम्मद गोरी, गोल लगाइए, मोहम्मद गोरी, अलाउद्दीन खिलजी, शेर शाह आदि शासकों ने भी अपने सिक्कों पर नागरी शब्द खुदवाए। ठीक है ना। बादशाह अकबर ने ऐसा सिक्का चलाया था जिस पर राम सीता की आकृति है। बताओ, बादशाह अकबर जो कि एक मुसलमान शासक था, उसने अपने सिक्के पर राम सीता की फोटो गढ़वाई। ठीक है, उस समय के मुसलमान लोग कैसे हुआ करते थे। और नागरी लिपि में राम सिया शब्द अंकित किया। ठीक है, क्या लिखवाया था? राम सिया। क्या लिखवाया था? यानी राम और सीता। ठीक है, उत्तर भारत में मेवाड़ के गुहिल, संभार, अजमेर के चौहान, कनौज के गढ़वाल। कहाँ के? देखिए, उत्तर भारत में मेवाड़ के गुहिल, संभर के अजमेर के चौहान, संभर अजमेर के चौहान, कनौज के गढ़वाल। ठीक है, कठियावाड़ गुजरात के, ठीक है, कठियावाड़ गुजरात के सोलंकी, कठियावाड़ गुजरात के सोलंकी, आबू के परमार, जेजाक भुक्ति, बुंदेलखंड, ठीक है ना, के चंदेल तथा त्रिपुरा के कालचुरी शासकों के लेख नागरी लिपि में ही हैं। इन सभी शासकों के लेख जो है बच्चों, वह किस लिपि में है? नागरी लिपि। मैं बताया ना कि नागरी लिपि के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, तो यहाँ उसका भी इतिहास पढ़ा जाएगा कि किस राजा ने नागरी लिपि का इस्तेमाल किया, किस शासक ने नागरी लिपि का इस्तेमाल किया, कब किया, किस ईस्वी में किया। ठीक है ना। ये सारी चीजें जो आप पढ़ रहे हो, जो लेख पढ़ रहे हो, जिस लिपि में लिखा गया उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है ना। चलिए, उपयुक्त जानकारी से स्पष्ट हो जाता है कि ईसा की 8वीं-9वीं सदी से नागरी लिपि का प्रचलन सारे देश में था। किस लिपि का प्रचलन? कहाँ था? सारे देश में, पूरे प्रदेश में। यह एक सर्वदेशिक लिपि थी। यह एक सर्वदेशिक लिपि थी, यानी देश के प्रत्येक कोने में कम ज्यादा रूप से फैला हुआ था। अगर पूरी तरीके से नहीं तो कहीं कम और कहीं ज्यादा, इस तरह जरूर फैला हुआ था। गुप्त काल की ब्राह्मी लिपि तथा बाद की सिद्धम लिपि के अक्षरों के सिरों पर छोटी आड़ी लकीरें या छोटे ठोस तिकोन है। लेकिन नागरी लिपि के कुछ पहचान यह है कि इनके अक्षरों के सिरों पर पूरी लकीरें बन जाती है। अक्सर जहाँ पे ऊपर जाते हैं वहाँ एक आप लाइन क्या कर सकते हैं? खींच सकते हैं। खींचते हैं ना जी। जैसे मैं जा रहा हूँ, मैं के ऊपर भी लाइन जा रहा हूँ, उसके ऊपर भी लाइन खींचा जा सकता है, उसके सभी के ऊपर एक बढ़िया सा लाइन खींचा जा। 2-3 अक्षर ऐसे हैं जिसके ऊपर लाइन, जैसे गाधा में ध लिखा जाता है ना, तो वहाँ ऊपर लाइन नहीं खींच पाते हैं, वरना लाइन सब पे क्या हो जाता है? खींचा जाता है। ठीक है। कोई लेफ्ट हैंडी होता है, इधर से मारता है इसे लाइन। बात बुझा रहे? कभी लेफ्ट हैंडेड को देखना तुम लोग, ऐसे मारेगा, इधर से लाइन खींचेगा, लेकिन खींचता वो भी है। बात बुझा रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सिरों रेखाएं उतनी ही लंबी रहती हैं जितना कि अक्षरों की चौड़ाई होती है। जितना कि अक्षरों की जितना चौड़ा आप अक्षर लिखो। हाँ, कुछ लेखों के अक्षरों के सिरों पर अब भी कहीं कहीं तिकोन दिखाई देते हैं। उसके बाद दूसरी स्पष्ट विशेषता है कि इस प्राचीन नागरी के अक्षर आधुनिक नागरी से मिलते जुलते हैं और इन्हें आसानी से थोड़े अभ्यास के बाद पढ़ा जा सकता है। प्राचीन नागरी और इस समय की देवनागरी में थोड़ा सा अंतर है, लेकिन थोड़ा सा अगर आप अभ्यास कर ले तो उसे भी आप क्या कर सकते हैं बच्चों? पढ़ सकते हैं कि नहीं है? समझ में आ रहा है कि नहीं सारी चीजें? अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बताओ? नागरी लिपि का इतिहास पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? वेरी गुड। हम बता चुके हैं कि दक्षिण भारत से नागरी लिपि के लेख 8वीं सदी से मिलने लग जाते हैं और उत्तर भारत से 9वीं सदी से। देखिए, दक्षिण भारत में अगर जाए तो 8वीं सदी से देवनागरी लिपि का जो है देवनागरी लिपि प्रचलन में था। यह बात देखने को मिल जाता है। किस सदी से? 8वीं सदी से। कहाँ? दक्षिण भारत में। लेकिन उत्तर भारत में जाए तो 9वीं सदी से यहाँ से देखने को नागरी लिपि मिल जाता है ना। लेकिन हम यह नहीं कह सकते कि अमुक निश्चित समय से ही नागरी लिपि की शुरुआत होती है। नागरी जैसे अक्षर कुछ पुराने लेखों में दिखाई देते हैं और पुरानी शैली के कुछ अक्षर नागरी लेखों में भी दिखाई देते हैं। यहाँ पे कहा जा सकता है कि नागरी जैसे अक्षर कुछ पुराने लेखों में दिखाई देते हैं। नागरी जैसे अक्षर कुछ पुराने लेखों में दिखाई देते हैं। पुरानी शैली के कुछ अक्षर नागरी लेखों में भी, देखो, पुरानी शैली के कुछ अक्षर इस समय दिखाई देती हैं और इस समय के कुछ अक्षर पुरानी लेखों में क्या करती हैं? दिखाई देती हैं। देखिए बाबू, भाषा का विकास हुआ है। आज हम लोग खटाखट उपन्यास का उपन्यास पढ़ देते हैं, तो बताओ आविष्कार ना हुआ होगा इस चीज का, इस अक्षर का?
आविष्कार होने में बहुत समय लगा होगा, इतना नहीं हुआ होगा कि इतना जल्दी फटाक से होगा। अब तो चिट्ठी लिखना है, मैसेज लिखना है, फट मैसेज दाब देते हैं। अब वही आविष्कार नहीं होता तब क्या करते? बताओ कैसे मैसेज लिखते आप? हाँ, बोल के लिखाता कौन? अक्षर में ना लिखाता, तो अक्षर में नहीं होता तो क्या करते? सोच लीजिए थोड़ा सा, कितना पीछे चले जाएंगे, कि 1000 साल पीछे चले जाएंगे। अगर अक्षर बंद कर दिया जाए तो कितना पीछे जाएंगे आप? 1000 साल पीछे चले जाएंगे। ठीक है, चलिए। नागरी नाम की उत्पत्ति तथा इसके अर्थ के बारे में विद्वानों में बड़ा मतभेद है। एक मत के अनुसार गुजरात के नगर ब्राह्मणों ने पहले इस लिपि का, अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले किसने क्या किया, किसने थोड़ा सा आगे बढ़ा इस लिपि के बारे में, उसके बारे में बात की जा रही है। तो नागरी नाम की उत्पत्ति तथा इसके अर्थ में विद्वानों में बड़ा मतभेद है। ठीक है ना। यह मत के अनुसार गुजरात के नागर ब्राह्मणों ने पहले इस लिपि का इस्तेमाल किया। गुजरात के नागर ब्राह्मणों ने, इसलिए इनका नाम नागरी पड़ा। देखिए, अब देवनागरी या नागरी का नाम नागरी क्यों पड़ा? तो यहाँ पे लिखा है बजो गुजरात के नागर ब्राह्मणों ने। कौन ब्राह्मणों ने? नागर ब्राह्मणों ने। ठीक है, पहले इस लिपि का इस्तेमाल किया। ठीक है, इसलिए इसका नाम कौन सी पड़ा? नागरी पड़ा। बस इस वीडियो क्लिप में बस इतना ही। और पेज नंबर कितना हुआ? पेज नंबर हुआ 35 और 36। और कल जो है अगले वीडियो में हम लेकर के उपस्थित होंगे पेज नंबर 37 और 38। तब तक अपने दोस्त और होस्ट को दीजिए इजाजत। जय हिंद।